अभियान हमने बरकन गांगो पंचायत से हमने शुरू किया और इस बरकन गांगो के पंचायत में आज यहाँ पर जब हम लोग उपस्थित हुए तो हमारे आदरणीय अकबर भैया ने जिस प्रकार से आपको सूचित किए और जिस प्रकार से आप लोगों ने एकजुटता बना करके इस पंचायत के प्रांगण में आप लोग उपस्थित हुए, उससे मैं बहुत ही अभिभूत हूँ और मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और मैं आप लोगों को सादर प्रणाम करता हूँ। यह बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इस बैठक में हमारे पंचायत स्तर पर प्रथम बैठक हमारे अनुज और छोटे भाई बरकट्ठा प्रखंड के अध्यक्ष प्रिय गौरी शंकर चौधरी जी के द्वारा पंचायत लेवल पर प्रथम कार्यक्रम जो है कि आयोजित किया जा रहा है, जो बिल्कुल सफल है। इसलिए इनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। इस मंच पर हमारे अभिभावक स्वरूप गोवर्धन पासवान शाह यहाँ पर उपस्थित हैं। इस मंच पर हमारे बरकट्ठा के बहुत ही सम्मानित परिवार खान परिवार, नईम खान, सलीम खान कौन नहीं जानता है, उनके परिवार से शहाबुद्दीन शाह कौन नहीं जानता है, उनके जो है कि दो परिवार के सदस्य हमारे शाहिद भैया और यहीं पर हमारे आदरणीय सरफराज भैया हमारे साथ में उपस्थित हैं, जो कदम से कदम मिला करके कांग्रेस को मजबूती प्रदान करने के लिए हमें साहस और ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं। पुनः इस मंच पर जब से मैं इस राजनीति में मुख्य तौर पर सक्रिय हुआ हूँ, इसके पहले हमारे पूजनीय बाबूजी श्री मनीलाल चौधरी जी, जो पूरा बरकट्ठा चलकुसा में अपने दम पर कोई चंदा चिट्ठा करके नहीं, बल्कि अपने आय के कमीनी जो आय हो रहा था उसका 10% अपनी पार्टी और जनता के लिए झोंक करके कांग्रेस को सींचते रहे। जब वो थकने लगे तो उस झंडे को अपने बेटे को दे दिए और आज हम 10 साल से लगभग 15 साल से सक्रिय तौर पर कांग्रेस पार्टी में हो और मेरे साथ कदम से कदम मिला करके हमारे अभिभावक स्वरूप मौसा हमारे नारायण प्रसाद साथ में हैं, साथ ही साथ हमारे बड़े भाई आदरणीय जिला सचिव जमुना भैया हमारे साथ में हैं। और यह इसलिए भी विशिष्ट है कि हमारे चलकुस्सा से चल करके चलकुस्सा माने कि कटघरा से चल करके हमारे छोटे भाई और चलकुस्सा के प्रखंड अध्यक्ष हमारे मोइनुद्दीन हमारे इस मंच पर हमारे उपस्थित हैं और यहाँ पर तमाम ग्रामीणों के बीच में उपस्थित होकर के मैं बहुत ही गौरवान्वित और बहुत ही सौर्जवान और ऊर्जावान महसूस कर रहा हूँ। दोस्तों और भाइयों, जब मैं आ रहा था तो मुझे लगा कि अगर मैं 2-4 बार मैं इस गाड़ी को लेकर आ जाऊंगा तो फिर मैं 5वां बार आने लायक नहीं रहूंगा। इस प्रकार का सौतेला व्यवहार सड़कों के संदर्भ में, पानी की उपलब्धता के संदर्भ में, यहाँ के विकास के संदर्भ में जिस प्रकार से यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने, यहाँ के एमपी ने, यहाँ के विधायक ने किया है, वह सोचनीय है और विचार करनीय है। क्या हमारे बरकन गांगो के साथ में निष्पक्ष व्यवहार किया गया है? क्या बरकन गांगो ये पठारी क्षेत्र है, इस क्षेत्र में हमें ऑलरेडी जो गर्मी का जब दिन होता है तो पानी की विकट समस्या यहाँ पर उत्पन्न हो जाती है। क्या इस समस्या से निपटारा के लिए हमारे जनप्रतिनिधियों ने, विधायकों ने और एमपी ने क्या कभी गंभीर विवेचना किया इस बारे में? इसे हमें सोचने की जरूरत है। पुनः आज अगर हम कांग्रेस की सेवा कर रहे हैं तो सिर्फ ये कांग्रेस की सेवा नहीं है, बल्कि ये पूरे राष्ट्र की सेवा है, पूरे देश की सेवा है, पूरे समाज की सेवा है। जब हमारा एक देश का निर्माण हो रहा था और जब हमारा देश बन रहा था, जब हमारा देश गुलामी के दौर से गुजर रहा था और जब हमारे देश में अंग्रेजों की हुकूमत थी, तो उस हुकूमत, उसके शोषण से मुक्ति के लिए हमारे देश के सभी नौजवान, सभी वर्ग के लोग, सभी समाज के लोग संघर्ष कर रहे थे, खून और बलिदान दे रहे थे। अगर इतिहास के पन्नों को उलट करके आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि इस देश के आज़ादी में एक तरफ मुसलमान भी गोली खा रहा था, तो एक तरफ हिंदू भी गोली खा रहा था, एक तरफ सिख भी गोली खा रहा था, तो एक तरफ जनजातीय समाज के लोग भी गोली खा रहे थे। इस देश को संवारने में, इस देश को रचने में, इस देश को बनाने में सभी वर्गों का योगदान रहा, सभी भारतीयों का योगदान रहा। इस मिट्टी में जो जन्मा उस भारतीय का योगदान रहा। इतिहास के पन्नों को उलट करके आप देख लीजिए, जब 1857 का महान विद्रोह हुआ था,
अंग्रेजों के विरुद्ध में बिगुल फूंका गया था, तो एक तरफ झांसी की रानी लक्ष्मीबाई लड़ाई कर रही थी, तो दूसरे तरफ लखनऊ से नवाब की बेवा बेगम हजरत महल भी लड़ाई में कूदी थी, और बाद में उन्हें पलायन करके नेपाल जाना पड़ा, और वहीं पर उनको जो है कि लावारिस स्थिति में उनकी मौत हो गई। दूसरे तरफ अगर आप देखते हैं कि बख्त खां दिल्ली से लड़ रहे थे, बहादुर शाह जफर दिल्ली से लड़ रहे थे, तो उसी समय हमारे जो है कि नाना साहब और तात्या टोपे और बिहार से बाबू कुंवर से भी लड़ रहे थे। आगे जब स्वतंत्रता आंदोलन चला तो भगत सिंह और लाला लाजपत राय भी जो है अंग्रेजों के निशाने पे आए और भगत सिंह को फांसी दे दी गई, तो उसके साथ में अशफाकुल्लाह खां को भी फांसी दे दी गई। अगर जनजातीय समाज से देखें तो तिलका मांझी से लेकर बिरसा मुंडा तक ने इस देश को संवारने के लिए अपनी प्राणों की आहुति दी। तो फिर ये देश सबका है कि किसी विशेष समुदाय और कम्युनिटी का है, ये फैसला आप सबको करना है। ये देश सबका है। आज इस देश की स्थिति ऐसी है कि हमें हिंदू और मुस्लिम के नाम पर बांटा जाता है, हमें डराया जाता है। 80% हिंदुओं को 20%, 15% मुसलमानों के भय से डराया जाता है कि तुम्हारा धर्म खतरे में है, और हमें डरा करके जो देश के संसाधन है वो मुट्ठी भर लोगों के बीच में बांट दी जाती है। आज देश में देखिए तो 4 ही लोग का शासन चल रहा है, 4 ही लोग का अस्तित्व है। 2 लोग शासन चला रहा है तो 2 लोग जो है इस देश के शासन को, इस देश की संपदा को खरीद रहा है। अगर मोदी जी और शाह जी इस देश को, हमारे सरकारी जो संसाधन है उसे बेच रहे हैं, तो अडानी और अंबानी जो है उसको खरीद रहा है। हमारे जो पूंजीपति हैं उसको लाखों करोड़ों रुपए के उसे जो है अनुदान दिया जा रहा है, उनके ऋण माफ कर दिए जा रहे हैं। लेकिन अगर आप 5,000 रुपये भी बैंक से लोन ले लेते हैं तो आपके पीछे पुलिस को लगा दिया जाता है। क्या यही देश की व्यवस्था है? क्या यही इसीलिए हमने बीजेपी को, भारत के लोगों ने बीजेपी को सत्ता पे लाया? आप याद कीजिए कांग्रेस को वो दिन जब देश स्वतंत्र हुआ, जब देश हमारा स्वतंत्र हुआ, तो इस देश के चहुमुखी विकास के लिए हमारे देशवासियों ने, संविधान सभा ने संविधान की रचना की, और संविधान की जब रचना की गई तो संविधान में सभी वर्गों को बराबर दर्जा दिया गया। धर्म का कहीं भी कोई विशेष स्थान नहीं दिया गया, बल्कि सभी धर्मावलंबियों को समभाव रखा गया, बराबरी का दर्जा दिया गया। सभी की आर्थिक प्रगति हो इसकी बात सुनिश्चित की गई। सभी जाति के लोग, सभी धर्म के लोग इस देश के विकास करें, इसकी बात की गई। इसकी बात नहीं कही गई कि किसी एक विशेष धर्म को महत्व दिया जाएगा। और आप जान लीजिए आज हिंदुस्तान का अधिकांश हिंदू लोग ये चाहते हैं कि देश विकास हो, बेरोजगारी खत्म हो, सभी को रोजगार मिले, महिलाओं को राइट मिले, महिलाओं की सशक्तिकरण हो, महिलाएं बलशाली हो, लोगों के पास घर हो, लोगों के पास पीने का पानी हो, लोगों के पास अच्छी सड़कें हो। इन मुद्दों पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है, और इसको केंद्र में रख करके हम सबों को जो है कि काम करना है। आज पूरा विधानसभा, बरकट्ठा विधानसभा त्राही कर रहा है। आप जयनगर जाइए, आप इचाक जाइए, झरपो जाइए, भराजो जाइए, आप प्रत्येक पंचायत में जाइए, लेकिन किसी जनप्रतिनिधियों की सूद बूद नहीं है कि बरकट्ठा में हम ऐसा कौन सा आधारभूत संरचना का हम निवेश करें, हम बरकट्ठा में ऐसे कौन सी रणनीति का हम विकास करें ताकि बरकट्ठा विधानसभा के तमाम युवकों को जो है रोजगार मिले, सभी लोग आगे बढ़ें। दुखद बात है कि आज बेरोजगारी की अवस्था में बरकट्ठा के नौजुवक भटक रहे हैं, साइबर क्राइम के तरफ जा रहे हैं, ड्रग्स के तरफ जा रहे हैं। आने वाला दौर, आने वाला भविष्य हमारा कैसा होगा, आपको समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि हम अपने बच्चों का भविष्य को हम किस ओर हम बढ़ा रहे हैं। थोड़ा सा क्षणिक सुख लगता है कि साइबर क्राइम करके हम जो है कि कुछ पैसा हमारे घर में आ जाता है, लेकिन जब साइबर क्राइम से कुछ पैसे तो आ गए, तत्कालीन खुशी तो मिली, लेकिन जब पैसा, जब बिना मेहनत का, बिना परिश्रम के युवक लोग जब अर्जित कर रहे हैं तो वह गलत रास्ते में भी वो बढ़ रहे हैं।
और गलत रास्ते में जा करके शराबखोरी, गांजाखोरी, ड्रग्सखोरी ऐसे जो है समस्याओं से जकड़ने लगे हैं। कल हमारा पूरा बरकट था कि नौजुवकों का भविष्य दांव पे लगा हुआ है। क्या इस चीज़ को हमारे जनप्रतिनिधियों को सोचना नहीं चाहिए? क्या हम एक आदर्श समाज की स्थापना नहीं करें? क्या हम ऐसे भविष्य की स्थापना नहीं करें जिसमें हम खुशहाल रहें, जी और जीने दो की भावना से हम रहें? आज हम आपको बता दें कि आज एक हिंदू और मुसलमान बहुत करीब है, बहुत निकट, सदियों का संबंध रहा है। उनका जो है ईद का पर्व है, मुहर्रम का पर्व है। तो आप देखते हैं कि जब हमारा जो है कि मुहर्रम में जब हमारे लोग दौड़ते हैं उसमें, तो आप देखते होंगे कि हिंदू समाज वाले भी रोड पर लेट करके गरहा गोचर को कटाते हैं। और जब छठ का दौर आता है तो हमारी मुस्लिम भाई भी जो है उसमें जो है कि योगदान करते हैं, साफ सफाई में योगदान करते हैं और पवित्र मानते हैं कि ये हिंदुओं का पवित्र धर्म है। ऐसी आदर्श और बंधुत्व वाली संस्कृति हमारे देश की रही है। लेकिन दुखद बात है कि इस आदर्श वाली संस्कृति और बंधुत्व की संस्कृति में नींबू डाल करके उसे जो है फाड़ने की कोशिश कर रहा है। हमें डराया जा रहा है सिर्फ इसलिए कि ताकि वो सत्ता सुख भोग सके। तो अंग्रेजों की जो नीति थी, फूट डालो और शासन करो, उस फूट डालो और शासन करो की नीति पर जो है कि आज वर्तमान सरकार जो है वो चल रही है। दूसरी बात कि इस देश को जनता को अधिकार दिया गया, इस देश में महिलाओं को अधिकार दिया गया, पंचायती राज सिस्टम लाया गया, मुखिया का चुनाव हुआ, महिलाओं को आरक्षण दिया गया, महिला सशक्तिकरण हो, अनुसूचित जाति जनजातियों को आरक्षण दिया गया ताकि वो दबे कुचले दलित समाज के लोग भी ऊपर उठे। अब बराबरी के दर्जे में इस देश में जो है कि आगे बढ़े। सभी वर्गों के उत्थान के लिए कांग्रेस ने काम की। लेकिन दुखद बात आज है कि आज जो पूरे सत्ता का जो बागडोर है, उस पूरी सत्ता के बागडोर को अपने हाथों में लेकर के जो शक्ति के विकेंद्रीकरण की बात हमारी सरकार कांग्रेस ने की थी, उसे कुचलने का काम जो है कि बीजेपी सरकार कर रही है। और जो कोई भी उसके आगे में कुछ आवाज उठाता है, बोलता है, तो वह उसके घर में सीधे सीबीआई और ईडी का छापा पड़वा देता है। क्या देश इसलिए बना था कि हम अपनी आवाज भी हम नहीं बोल सके, अपनी दुख भी हम प्रकट नहीं कर सके? इन सब से हमें जब तक मुक्ति नहीं मिलेगी तब तक इस देश का और समाज का विकास कदापि नहीं हो सकता है। ये हमें सोचना पड़ेगा। और आज बरकनगांगो का जो सड़क है, हम लोग कई सालों से आ रहे हैं और उस सड़क की स्थिति दिन ब दिन जो है वो बद से बदतर होती जा रही है। इसके संदर्भ में हम अभी मुख्यमंत्री को भी इसके संदर्भ में हम जो है कि ज्ञापन देंगे, डीसी को भी इसका ज्ञापन देंगे कि ताकि उनका ध्यान यहाँ आकर्षित हो। हम मंत्री साहब आलमगीर आलम साहब को भी हम इसके संदर्भ में ज्ञापन देंगे। हमारा काम है कि हम उन्हें ज्ञापन दें, उन्हें सूचना दें, उनसे हम हक मांगे। लेकिन अगर मान लेते हैं कोई जनप्रतिनिधि है तो उसका तो दावा बनता है, उसका अधिकार बनता है, उस सदन में वो उस बात को उठा सकता है। हम उसको चुन के इसलिए भेजते हैं कि सदन में हमारी समस्याओं को रखे और हमारी समस्याओं को समाप्त करे, खत्म करे। लेकिन दुखद बात है कि वो सत्ता सुख में इतने डूबे हुए हैं, उनको तो लगता है कि धर्म के नाम पर तो हमें वोट मिल ही जाएगा, तो फिर हमें विकास करने की क्या जरूरत है? कहीं दंगा करा देंगे, कहीं लड़वा देंगे, कहीं फसाद करवा देंगे, तो हमें तो वोट मिल ही जाएगा। इस रूप में हमें जागने की जरूरत है और नौजुवकों के लिए, महिलाओं के लिए, अपनी बेटियों के लिए, आने वाले भविष्य के लिए हमें जागना पड़ेगा, संभलना पड़ेगा। और मैं बोलना चाहता हूँ, ये पंचायत स्तरीय हमारी बैठक है और इस बैठक में अगर हम लोग सभी पंचायत में हम लोग दौरा कर रहे हैं, सभी पंचायत में हम लोग जा रहे हैं। इस जगह पर आने का उद्देश्य ये था कि बरकट्ठा का सुदूर क्षेत्र था, यहाँ पे कांग्रेस का एक पंचायत स्तरीय बैठक नहीं हुई थी और यहाँ पर हमने उस बैठक को प्रारंभ करके हमने ये विगुल फूका है कि पूरे विधानसभा में, चाहे वो दूर दराज हो, चाहे वो जंगल का क्षेत्र हो, चाहे वो कटा हुआ क्षेत्र हो, उन सारे क्षेत्रों में जाकर के हम कांग्रेस के बारे में बताएंगे, उनके दर्शन के बारे में बताएंगे, उनकी विचारधारा के बारे में बताएंगे। और जब उनकी विचारधाराओं को आप समझेंगे तो निश्चित रूप से जो है कि आप उसके तरफ जो है कि आप इंक्लाइन होंगे। आप तक सूचनाएं नहीं जा रही है। परिणाम इस कारण क्या है? कारण है कि आज जो केंद्र में जो सरकार है, वो सरकार सूचनाओं पर ही कब्जा कर लिया है, उसको ही गुलाम बना लिया है।
मीडिया को ही गुलाम बना लिया है। आप बहुत बड़े बात कहिए लेकिन वो बात आपके कान तक जाने ही नहीं देता, वो कुछ भी नहीं करता लेकिन खूब ढोल उसका बजाते रहता है। परिणाम होता है कि हमारे नौजुवक, हमारे समाज के लोग जो हैं वो भ्रम उत्पन्न हो गया है। उनको लगता है कि जितना सब कुछ हो रहा है वो बीजेपी ही कर रहा है और मोदी जी हमारे देवता के अवतार हो गए हैं। इस प्रकार से उसको महिमा मंडन करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उसके अंदर में घुस करके आप देखिएगा तो इस देश का बेड़ा गर्क करने में जो है कि मोदी ने बहुत ही गहराई से भूमिका का निभाया है। इस देश के सिस्टम, अभी आप रेलवे के बारे में गौरी जी बोल रहे थे, अभी जो है वंदे भारत ट्रेन चला, जहां पर हम जो है 200 रुपया में हजारीबाग से हम पटना जा सकते थे, उसके लिए हमको 1000 रुपया हमको जो है कि देना पड़ रहा है। 110 रुपया में चल जाते थे कोटरमल। अब बताइए 1900 रुपया भाड़ा हो गया। तो आप बताइए, इसी तरह बस का भाड़ा बढ़ गया, पेट्रोल डीजल का भाड़ा बढ़ गया, गैस के सिलेंडर के दाम आपके बढ़ गए, आपके स्कूल के फीस बढ़ गए। जो बच्चे गांव देहात के IIT कॉलेज में जो पढ़ते थे उनका फीस कभी 4 लाख हुआ करता था, उसका फीस 16 लाख रुपया कर दिया गया। आप बताइए कि गांव देहात के जो योग्य बच्चे हैं, क्या उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त करने का राइट नहीं है क्या? क्या अपना रोजगार करने का उसको राइट नहीं है क्या? इस प्रकार से पूरे सिस्टम को इसने जो है समाप्त कर दिया है और उनका ध्येय है कि इस देश में सिर्फ 2 वर्ग रहे, एक बहुत पूंजीपति वर्ग, कुछ मुट्ठी भर लोग रहे, और नीचे के लोग जो है वो बिल्कुल जो है शक्तिहीन, धनहीन, जिस तरह से आप देखिए उसको एकदम नेस्तनाबूद कर देने का कोशिश जो है कि मोदी जी चल रहा है। और अभी तो आप जान ही रहे हैं कि उन लोगों का एक मनसा है, एक खराब मनसा है कि संविधानें बदल देने की बात कर रहा है। अरे इस देश की जनता की शक्ति को समझिए। आप संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, आप ही बदल दिए जाएंगे, क्योंकि भारत की जनता इतनी विवेकशील है, इतनी तर्कशील है। जब ये जागेगा तो आपको इस धरती पर कहीं जगह नहीं मिलेगा। ये है भारत की जनता की ताकत। उन सारी चीज़ों को आज मैं यहाँ बताने आया हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बैठक का प्रभाव इस पूरे पंचायत में बहुत गहरा पड़ेगा। और हम लोग आज अगर यहाँ पे 50-100 लोग बैठे हैं, तो अगले बार हम लोग आएँ तो हम लोग एक हुजूम के साथ बैठें और अपनी शक्ति का केंद्र जो है कि हम लोग बरकनगांगों को बनाएं। इसी भावनाओं के साथ और इसी अभिलाषा के साथ अपनी वाणी को मैं विराम दे रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत। जिंदाबाद।